Hello students. So till now we have studied about charge, we have studied about the electric current. Electric current generates magnetic field in chapter magnetic effect of current. Okay, and in the last chapter what we have studied, the changing magnetic field produce current. ठीक है, इतना हमने पढ़ चुके हैं. So today we will study a whole new chapter, that is alternating current. Okay, that is alternating current. Now what is alternating current? Before that I ask you one thing. अभी तक आपने एक चीज नोट किया कि जो भी हमने सर्किट पढ़ा अभी तक, चाहे हमने स्टार्टिंग में कैपेसिटर में लगा सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा. कैपेसिटिव सर्किट मींस कैपेसिटर में हमने बैटरी लगा दिया था. ठीक है ना, यूं हर जगह ऐसे करके हम एक बैटरी लगा देते थे ना. कैपेसिटर में बैटरी लगा दिया, ठीक. और कहाँ पोटेंशियोमीटर में बैटरी लगाया, मीटर वायर ब्रिज में बैटरी लगाया, हर जगह हमने ये ऐसे एक बैटरी लगा दिया था ईएमएफ सोर्स के लिए, वोल्टेज सोर्स के लिए. ठीक है, अब ये बैटरी का क्या काम था, ये क्या करता था, करंट प्रोवाइड करता था. ठीक है ना, एक वोल्टेज की वजह से करंट आता था सर्किट में. ये करंट कैसा करंट था और ये करंट इस करंट से, ऑल्टरनेटिंग करंट से कैसे डिफरेंट है. तो आइए आज हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में और ये बैटरी के करंट के बारे में. अब जो हमने पढ़ा है ये बैटरी का करंट, इस करंट को हम क्या बोलते थे, इस करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट. सम ऑफ यू माइट हैव नोन दिस. ठीक है, डायरेक्ट करंट, या फिर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं डीसी. ठीक, डायरेक्ट करंट या डीसी. सो डायरेक्ट करंट और डीसी क्या होता है और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है. ठीक, ऑल्टरनेटिंग करंट को हम एसी भी बोलते हैं. ठीक है, डायरेक्ट करंट को हम डीसी बोलते हैं, ऐसे ही हम ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं. डायरेक्ट करंट इज रिटन एज डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिटन एज एसी. व्हाट इज डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट होता है करंट whose magnitude remains constant with time in same direction. जब भी हम किसी सर्किट की बात करते थे हम देखते थे कि इस बैटरी की वजह से क्या आ रहा है, कुछ करंट आ रहा है, कुछ आई करंट आ रहा है. ठीक है, वो करंट ऐसा था जिसकी वैल्यू टाइम के साथ कांस्टेंट रहती थी. ठीक है, जितना बैटरी चार्ज हुआ, सपोज 5 वोल्ट की बैटरी है, वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट करंट देगा जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता था और एक सेम डायरेक्शन में करंट देता था. ठीक है, ऐसे करंट को बोलते हैं डायरेक्ट करंट. अगर मैं इसका ग्राफ पे प्लॉट करूं विद टाइम, डायरेक्ट करंट प्लॉट करूं तो ये क्या है, टाइम के साथ कोई चीज कांस्टेंट है तो कैसे बनता है. आपने 11th क्लास में ग्राफ्स पढ़े हैं. टाइम के साथ कोई चीज कांस्टेंट हो तो ये क्या है, डीसी करंट है. तो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है. स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बनता है. सो ये तो बात होगी डायरेक्ट करंट की. अब जो हमने चैप्टर पढ़ना है आज वो क्या था, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में था. ऑल्टरनेटिंग करंट. नाउ व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्ट करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ रहे हैं. द करंट whose magnitude changes with time and whose direction reverses periodically. आपने ऐसा अपना क्लास 11th में भी पढ़ा है, वेव्स एंड ऑसिलेशंस चैप्टर में. वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा ना. कुछ वेव्स एंड ऑसिलेशन, वेव बनती है जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स करती है. सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा. ठीक है, वैसा ही है कुछ इसमें. ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड हर टाइम पे चेंज हो रहा है. ठीक है, टाइम के साथ हर पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है. ठीक है, एक बार अगर एक डायरेक्शन में था, दूसरी बार अलग डायरेक्शन में, टू एंड फ्रो मोशन जो हमने पढ़ा था. तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, ऐसे करंट को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट. अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट प्लॉट करूं यहां तो ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे बनाऊंगा, ये सेम time axis. Okay, so whose magnitude
चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। मतलब ये टाइम एक्सिस है, इस टाइम पे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एट दिस टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज दिस, the next time magnitude is this, the next time the magnitude is this time the magnitude is maximum this, then again it's decreasing this, and at that time the magnitude becomes 0 on the time axis, this is the x-axis, the 0 is here, okay, so at this time its magnitude is 0, बताऊंगा मैं आपको सब ये magnitude क्या है, amplitude क्या बोल रहा हूं मैं। अब next time पे इसका magnitude ये है, ठीक है, बट ये क्या है, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस टाइम पे इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो एट एवरी टाइम इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, इन फर्स्ट दिस थिंग, दिस हाफ द डायरेक्शन इज लाइक दिस, एंड देन द डायरेक्शन रिवर्सेस अगेन। अगर हम इसकी बात करें फिर क्या है, मैं यहां दोबारा बनाऊंगा अगर इसको, ये ऐसे दिस, ये ऐसे फ्लो करता रहता है, नॉट लाइक डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में टाइम के साथ फ्लो कर रहा है, इसका क्या हो रहा है, टाइम के साथ मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है, ये पॉजिटिव हाफ में, नेगेटिव हाफ में डायरेक्शन में, फिर पॉजिटिव में, नेगेटिव हाफ में, पीरियोडिकली चेंज हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पीरियोडिकली क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है। सो ऐसे करंट को क्या बोलता हूं मैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, जिसका टाइम के साथ हर टाइम पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट इंट्रोडक्शन की, क्या होता है डायरेक्ट करंट, क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट। अब हमारे पास जो भी डिवाइसेज हैं, अप्लायंसेज हैं, जनरली जो हम घर में यूज करते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है, या फिर डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो हम सोसाइटी में देखते हैं, क्या चीज, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है हमारा, एसी जनरेटर लगा हुआ है, दैट दोज अप्लायंसेस ऑल दे वर्क ऑन द ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इट मींस जो हमारे घर में सप्लाई आती है, जो हमारे घर में करंट आता है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट इज नॉट डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट तो बैटरी में होता है, ठीक है, अगर सेल की बात करें, सेल में डायरेक्ट करंट, जो बैटरी है पर्टिकुलर 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, या इन्वर्टर की बैटरी है, जो बैटरी के अंदर स्टोर रहता है करंट, वो डायरेक्ट करंट होता है। इन्वर्टर में वो आप सोचेंगे सर वो तो हमारे घर के अप्लायंसेस चलाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो बैटरी वाला करंट है वो फिर से कन्वर्ट होता है एसी में, और हमारे मेन अप्लायंसेस में एसी में जाता है, ठीक। अब तो क्या ध्यान रखना है, एसी क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और जिसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और जिसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा इसको, ठीक। सो नेक्स्ट थिंग वी हैव टू स्टडी इन दिस इज, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या था, जो हमने बनाया था, डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या था, ये बैटरी थी, ठीक है ना, बैटरी था ना डायरेक्ट करंट का सोर्स। तो ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट का भी एक वोल्टेज सोर्स होगा ना, डायरेक्ट करंट के लिए हमने बैटरी अप्लाई कर दिया, ठीक है, बैटरी लगा दिया पोटेंशियोमीटर में, मीटर वायर ब्रिज में, बहुत सारी जगह हमने बैटरी का यूज किया, डायरेक्ट करंट आया। अगर हमें ऑल्टरनेटिंग करंट किसी सर्किट में चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करूंगा तभी तो ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगा ना। यहां तो क्या थी, मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे डायरेक्ट करंट मिल गया, ठीक। मुझे अब क्या करना है, कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स चाहिए जिसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट दे सकते हैं उसको, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कहां से आई, अब ये हमने लास्ट ही चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर ईएमआई में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ, याद है आप सबको, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ पढ़ा था। मेथड्स ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ में हमने क्या पढ़ा था कि सपोज मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है, इनटू द प्लेन। व्हाट दिस क्रॉस सिग्निफाइज, क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस क्या डिनोट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और मेरे पास कोई यहाँ कॉइल है, ठीक है, उस कॉइल को मैं एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, पढ़ा था ना हमने। सपोज मेरे पास ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से। सो क्या होता था, ईएमएफ जनरेट होता था, हमने पढ़ा इसको, ठीक है। हमने ऐसे पढ़ा था, कॉइल की एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, इसका एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था इसका, जो हमने पढ़ा था इसका ईएमएफ कितना आता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों, ऐसा क्यों पढ़ा था हमने, क्योंकि जब हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा, फ्लक्स विल बी देयर, चेंज इन फ्लक्स विल बी देयर, फ्लक्स चेंज होगा ना ड्यू टू चेंज इन एरिया, एरिया चेंज होगा, उसका ओरिएंटेशन चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा, ड्यू टू विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड पढ़ा था। और उस ईएमएफ की वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और जहां पर उस केस में ई नॉट क्या था, एन बी ए ओमेगा, ठीक है, वेयर ई नॉट इज सम कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक। तो एक तरह के क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। और वोल्टेज कैसी है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्यों है, व्हाट इज दिस, दिस इज साइन ओमेगा टी, ठीक है। साइन ओमेगा टी मतलब एक तरह का क्या है हमारे पास, साइनोसोडल वोल्टेज है। अगर मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूँ, आप मैथमेटिक्स में भी लोअर क्लासेस में करते हैं, टी की डिफरेंट वैल्यूज पुट करूँ, टी की कुछ वैल्यू पुट करी, उसके पर्टिकुलर मेरे पास एक ईएमएफ आ गई, टी की नेक्स्ट वैल्यू प्लॉट करी, उसके पर्टिकुलर कोई मेरे पास ईएमएफ आ गई। सपोज दिस इज माय ईएमएफ, दिस इज माय टाइम। सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर अ पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी, फॉर अ पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी। और जब हम करंट की बात करते हैं, इसको क्या बोलते थे, फॉर अ पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वेव्स एंड ऑसिलेशंस चैप्टर में पढ़ा है अपने 10th क्लास में, ठीक है, 11th क्लास में। सो नाउ माय वोल्टेज सोर्स इज E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स आ गया। इस वोल्टेज सोर्स को जर्नली हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे आपने बैटरी लगाया था डीसी करंट के लिए, इस वोल्टेज सोर्स को कैसे करते हैं। सपोज कोई भी सर्किट है मेरे पास, ठीक है, यहां कुछ भी लगा हुआ है, सपोज रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो वोल्टेज सोर्स को कैसे करते हैं, दिस इज अ alternating voltage, this is a sign of alternating voltage source, just like we have a battery for DC current, just like we have a battery for DC voltage as a DC voltage source, same as this we have a voltage alternating voltage source and the symbol is like this। हम उसको ऐसे कहीं भी किसी भी सर्किट में उसको डिनोट करते हैं। तो हमारे पास अब क्या आ गया, हमारे पास आ गया ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। अब अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आ गया बेटा, तो क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट आ गया। जब हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ गया तो क्या होगा, वोल्टेज की वजह से क्या आता है, करंट जनरेट होता है, ठीक है ना। सो करंट कितना आएगा, तो उनको ऐसे कर सकते हैं, सपोज वी अप्लाई दिस वोल्टेज सोर्स, सपोज वी अप्लाई दिस वोल्टेज सोर्स इन अ सर्किट containing रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस। और क्या लिखते हैं, हमने लास्ट में पढ़ा था रेजिस्टर, रेजिस्टेंस तो उसका प्रॉपर्टी हुआ ना, उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। कंपोनेंट क्या बोलते हैं, रेजिस्टर, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था, कंपोनेंट इज रेजिस्टर। सो सपोज वी अप्लाई दिस वोल्टेज सोर्स इन अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर। हमने ये वोल्टेज सोर्स अप्लाई करी, जो मैंने भी आपको डायग्राम बताया था, ये वोल्टेज सोर्स अप्लाई करी, सपोज एक सर्किट में, जिस सर्किट में क्या है, एक रेजिस्टर है, ठीक है, जिस सर्किट में क्या है हमारे पास, एक रेजिस्टर है। सो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, सपोज आई करंट फ्लो किया, वो आई करंट कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये तो हमें पता ही चल गया, हमारे पास वोल्टेज होता है, करंट होता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, ओम्स लॉ लगा लेते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ I इक्वल टू दिस वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना है, अब तो हमारे पास डायरेक्ट वोल्टेज नहीं है, हम हमेशा ही नहीं लिखेंगे, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है,
ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये जस्ट मैंने आपको एक मेथड बताया था कि यहाँ से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एक तरह का एक सोर्स है, जब कोयल रोटेट कर रही है, जनरेटर में भी ऐसे होता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में यहाँ पर किस चैप्टर के एंड में नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ना है एसी जनरेटर, उसमें आपको बताऊंगा कि ये वहां भी ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे आता है। सो कमिंग टू दिस, हमारा आई क्या, आई इज ई बाय आर, ई बाय आर इज व्हाट इज दिस, ई इज दैट दिस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड डिवाइडेड बाय दिस आर, E is this alternating voltage and divide this by R. So this is E naught by R sin omega t. ठीक है, this is equal to I. So we can write this E naught by R as I naught. This I naught equal to E naught by R. We write this E naught by R as I naught. So the alternating current. So the alternating current is there, the value of alternating current is I naught sin omega t. Same, this sine things give us the sinusoidal form of sinusoidal form of current. And what is this sinusoidal form of current? That is alternating current. Okay. So मेरे पास alternating current का वैल्यू आ गया, alternating voltage का वैल्यू आ गया, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इतनी देर से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब इस चीज में E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये सब क्या चीज है, ई नॉट, आई नॉट, ई आई। सो अब हम इसको देखते हैं, व्हाट इज दिस ई नॉट, व्हाट इज दिस आई नॉट, ठीक है। दिस ई नॉट एंड आई नॉट वी हैव टू स्टडी। So we have E equal to E naught sin omega t and I equal to I naught sin omega t, ठीक है। अब कुछ कुछ वेरियस डेफिनेशंस हमें समझनी है जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करती हैं और इस चैप्टर में आगे बढ़ने में भी हेल्प करेंगी। क्या डेफिनेशन है, मैंने आपको क्या बोला था, एट एवरी टाइम t we have a value of this alternating current और वोल्टेज, ठीक है। या ऑल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकती है, ठीक है। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज का ग्राफ ऐसा है तो ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कैसे होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट भी ऐसे ही होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा उससे नीचे होगा, ये नीचे क्यों होगा बाद में पढ़ेंगे, या मैं आपको बता देता हूं क्या चीज है। आई क्या होता है, ई बाय आर ना, आई क्या होता है, ई बाय आर। सपोज मेरा ये रेड कलर में मैंने क्या लिखा है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लिखा है मैंने ये रेड कलर में, ठीक है। दिस डिफाइंस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो करंट क्या होगा, ये करंट क्या होगा, आई क्या होता है, ई बाय आर, आर से डिवाइड हो गया ना, ठीक है। तो करंट की वैल्यू कुछ कम होगी, वो तो नहीं होगी ना ईएमएफ वाली, ठीक है। समझ रहे हैं आप क्या चीज, कि ईएमएफ अगर मैंने बनाया कुछ रेड कलर में, वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनाया, तो मेरा अल्टरनेटिंग करंट क्या हो रहा है, उस रेजिस्टेंस से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उस रेजिस्टेंस से डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगी, कुछ वैल्यू कम आएगी ना। सो दिस इज माय अल्टरनेटिंग करंट इन ब्लू कलर, ठीक है। दिस इज माय अल्टरनेटिंग करंट। नाउ व्हाट इज दिस ई एंड आई, दीज आर E and I, these are instantaneous value। वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर में भी आपको बताया था मैंने, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस मतलब एट एनी इंस्टेंट। व्हाट इज एट एनी इंस्टेंट, मतलब एट एनी टाइम, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, या एट एनी टाइम टी, हर टाइम पे, हर पर्टिकुलर टाइम पे वी हैव अ वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज एंड करंट एंड दैट वैल्यू इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ओके, दैट वैल्यू इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जो ई की बात कर रहे हैं हम, आई की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे इसकी वैल्यू क्या होगी, पर्टिकुलर टाइम पे इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज,
हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में पढ़ लिया. व्हाट इज दिस ई नॉट एंड आई नॉट? ठीक है, ई नॉट आई नॉट क्या है? हमने पढ़ा था ना, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इज NAB ओमेगा. ठीक है, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग EMF में पढ़ा था हमने. तो हमने बोला था कि ई नॉट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है ना, ई नॉट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है. हियर व्हाट इज ई नॉट एंड आई नॉट? जब मैं ये ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बनाता हूं, जब मैंने ये ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बनाया, तो जो मेरी ये मैक्सिमम वैल्यू है दोनों डायरेक्शन में, ये मैक्सिमम वैल्यू है. ये मेरी इस मैक्सिमम वैल्यू को मैं पीक वैल्यू भी बोलता हूं. ठीक है, इस मैक्सिमम वैल्यू को पीक वैल्यू भी बोलता हूं, एम्पलीट्यूड भी बोलता हूं. ठीक है, इसको मैं पीक वैल्यू भी बोलता हूं, एम्पलीट्यूड भी बोलता हूं, मैक्सिमम वैल्यू भी बोलता हूं. मतलब हर टाइम पे वैल्यू क्या डिफरेंट हो रही है ना, हर टाइम पे क्या उसकी वैल्यू डिफरेंट हो रही है. सो एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम जहां उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो. ठीक है, एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम जहां उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है इन ईदर डायरेक्शन, इधर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन, जहां उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज आवर पीक वैल्यू, और वी कैन कॉल इट एज एम्पलीट्यूड ई नॉट एंड आई नॉट. ठीक है, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज this peak value, so we can write it as peak value of current, peak value of voltage. So we have this as peak value और instant maximum value. ठीक है, अभी इसके बाद मैं आपको एम्पलीट्यूड में बताऊंगा. अभी आप यहां पर इतना समझिए, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू. ओके, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम कहाँ है? यहीं पर है ना, ये इंक्रीज हो रहा है, यहां तक आया, फिर ये डिक्रीज हो रहा है. तो मैक्सिमम क्या है इसका? यही मैक्सिमम है. जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था ना, मैक्सिमम हाइट. ठीक है, जहां पर मैक्सिमम जाता है फिर डिक्रीज करने लग जाता है. तो ये भी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है इसकी. अगर सपोज मेरे पास यहाँ ग्राफ में इस साइड में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टाइम के साथ चेंज हो रहा है. ठीक है, ये टाइम एक्सिस है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है. मैक्सिमम फिर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, मैक्सिमम इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये भी मैक्सिमम ही है ना. सो दिस इज माय ई नॉट. ठीक है, दिस इज माय ई नॉट. और अगर यहां पर आई की जगह हम करंट हुआ, सो दिस इज माय आई नॉट, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज आई नॉट. सिंपल. सो मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पे जो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम पीक, उसकी पीक कहां आती है? जहां से करंट बाद में फिर डिक्रीज होने लग जाता है. ठीक है, दैट इज द आई नॉट और ई नॉट पीक वैल्यू. अब अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज सिंपली द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट इन आइदर डायरेक्शन. मैंने बताया, इसको भी मैंने लिखा था, एम्पलीट्यूड है. एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड. सो एम्पलीट्यूड इज maximum value attained by, अगर हम करंट की बात करें तो करंट लेके चलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट इन ईदर डायरेक्शन. याद रखना है बेटा एक चीज, कि दोनों डायरेक्शन की बात, ऐसा नहीं है मैक्सिमम तो यहां भी है, मैक्सिमम यहां भी है. ऑल्टरनेटिंग करंट तो चलता ही पीरियोडिकली है, पीरियोडिकली चलता है ना, एक बार पॉजिटिव में, एक बार नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में. तो मैक्सिमम वैल्यू दोनों डायरेक्शन में उसकी. ठीक है, that is our amplitude. So amplitude is the maximum value attained by alternating current in either direction. ठीक. So next we have to study is time period. ये आप सब waves and oscillation पे भी पढ़ चुके हैं. I am just revising your concept. आपको सबको पता है time period क्या होता है. time period. अब ये time के साथ ये complete हुआ. ठीक है, आपको ऐसे समझाऊं तो मेरे पास क्या था, अभी हमने मेथड्स ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ पढ़ा कि एक बार कॉइल रोटेट हुई. ठीक है, वन रोटेशन में हमारे पास एक ईएमएफ की वैल्यू आई थी. कॉइल रोटेट हुई, ये यहां कंप्लीट हुआ. एक ऐसे ही ये वन रोटेशन जब कंप्लीट हुआ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास ईएमएफ क्या आया था? ये ईएमएफ आया था ना. ठीक है, सो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम टेकन बाय alternating current to complete
1 cycle of variation और we can write to complete 1 rotation। अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास कोई n नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल था, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में ऐसे रोटेट हुआ, और उस रोटेट होने की वजह से जो हमारे पास EMI5 वो क्या है, उसका ग्राफ ऐसे प्लॉट हुआ, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज टू कंप्लीट दिस 1 साइकिल ऑफ वेरिएशन, दिस इज टाइम पीरियड। ये 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ टाइम पीरियड क्या हुआ, T/4, दिस इज T/2, दिस इज 3T/4, दिस इज T। सो टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय T, हम इसको T से डिनोट करते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड हम इसको T से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो एक साइकिल में कितना टाइम पीरियड हुआ, T टाइम पीरियड, ठीक है। तभी लिखा मैंने टाइम टेकन बाय AC टू कंप्लीट 1 साइकिल ऑफ वेरिएशन। इस एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे पास टाइम लगा है, दैट इज माय टाइम पीरियड, ठीक। नेक्स्ट इज एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टाइम पीरियड। अगर मैं यहां ओमेगा डिनोट किया है तो मेरी टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, ये होता है ना 2π/ω, पढ़ा है आपने वेव्स ऑसिलेशन में भी। टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω, वेयर 2π इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कॉइल रोटेट करी, कितना रोटेट करी, 2π रोटेट करी ना, ठीक है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो कितना टाइम लगेगा उसको, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, तो कितना रोटेट करा 2π, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, so टाइम पीरियड इज 2π/ω। आप सबको पता है फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जनरली फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सपोज मैं अपने स्कूल के बाहर खड़ा हूं, ठीक है, मेरे स्कूल के बाहर हर 5 मिनट में 10 बसेज आती हैं, ठीक है, 10 बसेज अराइव्स इन एवरी 5 सेकेंड। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में मेरे पास सपोज 2 बसेज आती हैं, ठीक है, 1 सेकेंड में 2 बसेज, मतलब 1 सेकेंड में अगर मैं देखूं तो 2 बार एक बस चक्कर काटती है, ठीक। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैं बोलूंगा इस बस की फ्रीक्वेंसी है 2 मतलब 1 सेकेंड में वो कितनी बार आई, ठीक है, 1 सेकेंड में वो कितनी बार वहां पर उस पॉइंट पे पहुंची, दैट इज माई फ्रीक्वेंसी। सेम इन द केस ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ, आप इसको नंबर ऑफ रोटेशंस भी बोल सकते हैं अगर हम उसकी बात करें, कॉइल की बात करें, ठीक है। अगर हम कॉइल की बात करें तो क्या बोलेंगे इसको, नंबर ऑफ रोटेशंस, या अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स एंड, या ऐसे बोलो नंबर ऑफ साइकिल्स डन बाय ऑल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड। जो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट कर ली, या नंबर ऑफ साइकिल डन, या यहाँ कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1 सेकेंड में ये कितनी साइकिल, एक साइकिल क्या है, यहां से स्टार्ट होती है यहां खत्म होती है, ठीक है, तो 1 सेकेंड में ये कितनी बार अपनी साइकिल्स को कंप्लीट करेगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी बार अपनी साइकिल्स को कंप्लीट करेगा, दैट इज माय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैंने जैसे बताया बस 1 सेकंड में वहां 2 बार आई, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितना है 2। इस फ्रीक्वेंसी को जनरली हम साइकिल्स पर सेकंड में भी लिखते हैं, ठीक है, साइकिल्स पर सेकंड में भी लिखते हैं, और एक और चीज लिखते हैं इसकी, आपको पता है सबको, हर्ट्ज, इसकी यूनिट क्या होती है, हम साइकिल्स पर सेकंड में भी लिख सकते हैं इसको, और हर्ट्ज में भी लिख सकते हैं, HZ से डिनोट करते हैं हर्ट्ज को, ठीक है, साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/T, फ्रीक्वेंसी इज 1/T, सो व्हाट इज माय T, 2π/ω, सो फ्रीक्वेंसी इज ω/2π। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी हमारे पास रिलेटिंग टू दिस ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग, अब हमने क्या सीखा है, ऑल्टरनेटिंग करंट को कैसे लिखते हैं, I = I0 sin ω/t। तो हमारे को पता होना चाहिए ना, I क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, I0 क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है, ठीक है। sin ω/t क्या डिपिक्ट कर रहा है, साइनोसॉइडली वेरी कर रही है, जिसमें उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है, ठीक है, और t क्या है, एट एवरी टाइम
इट इज डिपिक्टिंग द वैल्यू। और अगर मैं इसको लिखूं I इक्वल टू आई नॉट साइन, अब ओमेगा की जगह मैं 2π/t भी लिख सकता हूं ना, इंटू टी लिख सकता हूं, ओमेगा की जगह 2π/t, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं I इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/t की जगह क्या लिख सकता हूं, ओमेगा है मेरा 2πf, यहां से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो कितना आएगा, व्हाट इज दिस ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2πf, सो साइन 2πft, साइन 2πft, सो ओमेगा की जगह मैं 2π/t या 2πf लिख सकता हूं। आपने क्वेश्चन भी करे होंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन में, यहां भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। उस क्वेश्चन में क्या है, अगर हमारे को आई नॉट की वैल्यू दी होती है, टी की एफ की वैल्यू दी होती है, तो हमारे से पूछ लेते हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द पीक वैल्यू, ठीक है। सो ये मेरे पास ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में आ गया। एक चीज बेटा जो समझने वाली है इसमें, हम हमेशा सुनते हैं, जब से साइंस पढ़ना स्टार्ट किया हमने सुना, जो हमारे जब से करंट पढ़ा कि हमारे घर में जो मतलब जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी आती है, करंट की फ्रीक्वेंसी आती है, दैट इज 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, सुना ना हमने, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है सब 50 हर्ट्ज। व्हाट इज दिस 50 हर्ट्ज? जब मैंने बोला 50 हर्ट्ज, ठीक है, व्हेन आई सेड 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज मींस 50 साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितनी बार डायरेक्शन रिवर्स करेगा, 50 बार। एक साइकिल, 2 साइकिल थी, इतना इंस्टेंट, इतना फास्ट होता है, एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स, 50 साइकिल्स, ठीक है। तभी बोलते हैं 50 साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 50 बार यूं साइकिल अपनी पूरी बनाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास अप्लायंसेज हैं, हमारे पास सब किस पे वर्क करते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी पे, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। क्यों? क्योंकि 50 हर्ट्ज ही हमारे पास वैल्यू आती है, जो हमारे घरों में आती है, जो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एजेंसीज जो वैल्यू प्रोवाइड करें, दैट इज 50 हर्ट्ज। सो लेट्स come to the numerical part of this. Suppose we have this 3 question. Suppose in the question this is given, this E equal to E naught sin, E equal to 20 sin 100 pi t, this is given, and they are asking find peak value of voltage, first thing, and second thing frequency of supply. Okay, they are saying find peak value of voltage and frequency in supply. बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इजीली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। E क्या होता है, E नॉट साइन ओमेगा टी, I क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा की जगह में we can write 2π/t and we can also write 2πf. सो ये 3 तरह के हमारे पास इक्वेशंस आ सकती हैं। नाउ वी नो व्हाट इज दिस E नॉट, E नॉट इज द पीक वैल्यू व्हाट दे आर आस्किंग। सो आवर ऑन कंपेयरिंग दिस विद दिस, माय E नॉट इज व्हाट, 20. One thing, do not forget to write the units, 20 what volts, ठीक है। कितना होगा वोल्टेज में होती है ना, चाहे वोल्टेज तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है या डायरेक्ट वोल्टेज है, वोल्टेज तो वोल्ट्स में होगी ना वोल्टेज की यूनिट, ठीक है। सो माय E नॉट इज 20 volts. नाउ व्हाट इज द सेकंड थिंग, सेकंड थिंग इज फ्रीक्वेंसी। आप साथ साथ अपनी कॉपी पे भी कीजिए इसको। सेकंड थिंग क्या है हमारे पास, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी। तो जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, साइन टी टी, व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज ओमेगा, ठीक है, दिस वैल्यू इज ओमेगा। ऑन कंपेयरिंग दिस विद दिस वैल्यू इज ओमेगा। तो जब ओमेगा इतना आ गया, हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, क्वेश्चन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है या फ्रीक्वेंसी पूछा है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास, एफ। तो ओमेगा मुझे पता है, ओमेगा इज 2πf, एंड व्हाट इज दिस इक्वल टू 100 पाई, ठीक है। सो पाई कैंसल्स विद दिस पाई, 2 cancel, so f is 100/2. What is 100/2? 50. What is the unit of frequency? Hertz. So my frequency is of the supply is 50 hertz.
तो इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है ऑल्टरनेटिंग करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या आ रही है 50 हर्ट्ज, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उस करंट की 20 वोल्ट्स। ठीक है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू दिस इज 20 वोल्ट्स। ठीक, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। अब जैसे ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, ऐसे भी आ सकता है ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स में भी। ठीक है, इसमें भी बोला उन्होंने फाइंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। आपकी बुक्स में ये क्वेश्चंस दिए होंगे, आप कहीं से भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ क्या दिया होगा, फाइंड पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस टाइम दे आर आस्किंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अब तो आपको पता लग गया, इससे कंपेयर कर लेंगे हम। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विद दिस कंपेयर करेंगे, व्हाट इज माय आई नॉट, आई नॉट इज 2, व्हाट इज 2 एम्पियर्स। ठीक है, करंट इज इन एम्पियर्स, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो डायरेक्ट करंट हो, एम्पियर में तो आएगा ना। और सेकंड इज माय एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है कंपेयर करेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, व्हाट इज दिस ओमेगा डायरेक्ट 50, सो माय व्हाट इज माय आई नॉट ओमेगा, ओमेगा इज 50। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 50। इसको रेडियंस पर सेकंड में भी लिखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जब मैं बात करूं रेडियंस पर सेकंड में लिखते हैं ना। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई रेडियन रोटेट कर रहा है 360 डिग्री एंगल, डिवाइड बाई टी, रेडियंस पर सेकंड में भी लिखते हैं। ठीक है, जनरली बुक्स में ओमेगा को ओमेगा इक्वल टू 50 लिखा भी रहता है। ठीक है, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये तो है डायरेक्ट जो इक्वेशन आ गई उसका क्वेश्चन आ गया। कई बार क्या होता है मेरे को क्वेश्चन की फॉर्म में दिया होता है, सपोज द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 10 volts and the angular frequency is 200 pi. So calculate the frequency of supply and instantaneous voltage. ऐसा दिया होता है। ठीक है, वर्ड्स की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में नहीं दिया होता। तो इस केस में कैसे करेंगे, मुझे पता है पीक वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 200 पाई दिया हुआ है। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मैं इससे निकाल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी इजिली ओमेगा से। वी नो ओमेगा इज 2 पाई एफ, that is equal to 200 pi. The pi cancel with pi and f come house to be 100 hertz. ठीक है, f कितना आ गया 100 hertz आ गया। अब ये तो आ गई फ्रीक्वेंसी। सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे ये e चाहिए, e के लिए मुझे e नॉट चाहिए, ओमेगा चाहिए। ठीक है, e के लिए क्या चाहिए e नॉट चाहिए। e नॉट क्या है टाइम, मेरा ओमेगा क्या है मेरे को दिया है 200 पाई, साथ में t, तो मेरा ये क्या आ गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू आ गई। सो ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम आगे भी करेंगे और तरह के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अभी जितना पढ़ा उसके बेसिस पे इस तरह का आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द डायरेक्ट करंट, अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन। इन नेक्स्ट यूनिट, in next lecture we will study about the different values of alternating current. We will study the average value of alternating current in full cycle, we will study the average value of alternating current in half cycle, and in the third thing I will tell you in the next lecture. So thank you for today. Just take the screenshot if you want to take the screenshot. Okay, thank you.